डीएसआर अनकट में आपका स्वागत है। एक ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने खानपुर की जनता के दिल में जगह बनाई और एक निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनकर आए, उमेश कुमार। लेकिन अब उनकी पहचान निर्दलीय विधायक के साथ एक दबंग विधायक के रूप में भी दर्ज की जाने लगी है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कदमों के साथ आज वो हमारे साथ मौजूद हैं डीएसआर अनकट में। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। धन्यवाद। एक नई पहचान बनती चली जा रही है आपकी। पहले एक पत्रकार की, फिर उसके बाद राजद्रोही पत्रकार की, फिर उसके बाद विधायक, और विधायक से फिर अब दबंग विधायक। और ऐसे में दस्तक देते हैं एक बहुत कद्दावर नेता उमेश कुमार के पास, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर। मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह कोश्यारी की। क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में कुछ नई गर्माहट पैदा करने की स्थिति हो रही है? क्योंकि अक्सर आप करते आए हैं। दिलीप, भगत दा का और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी की देहांत के बाद लगभग मैं 21 वर्ष का था, तब से भगत दा ने अपना प्यार और अपना संरक्षण दिया। भगत दा ने अगर प्रोटोकॉल तोड़े होंगे तो वो अपने एक, जिसको बेटा समान मानते हैं, जिसको वो अपने घर का सदस्य मानते हैं, उसके लिए तोड़े हैं। बाकी राजनीतिक कयास लगाने से पत्रकारों को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से आपके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले खानपुर और खानपुर से धीरे धीरे हरिद्वार की ज़मीन पर, और अब धीरे धीरे उत्तराखंड में पैर जमा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रतीत होता है कि कहीं भगत दा कोई नया मंत्र तो देख कर नहीं गए हैं आपको। देखिए, भगत दा ने हमेशा एक ही बात बोली कि आपको अगर ईश्वर ने सामाजिक जीवन दिया है और आप समाज में कुछ करने की क्षमता रखते हैं तो लोगों की मदद करनी चाहिए। आज मेरे पास जो लोग आते हैं वो पहाड़ से भी आते हैं, हरिद्वार जनपद से आते हैं। मैं ये नहीं देखता कौन मेरी विधानसभा से आया है, कौन मेरे क्षेत्र से आया है, कौन किस जनपद से आया है। मैं सभी के काम करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक आखिरी व्यक्ति भी मेरे कार्यालय से, मेरे घर से मायूस होकर न लौटे। एक आखिरी व्यक्ति जो एक उम्मीद लेकर मेरे पास आता है, अगर मैं उसे खाली हाथ लौटा देता हूँ तो मुझे वो व्यक्ति रात तक दिमाग में घूमता रहता है कि यार ये आदमी जो है आज मेरे हाथ से, मेरे घर से, मेरे यहाँ से, मेरे कार्यालय से खाली चला गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 100% लोग जो मेरे पास आते हैं उनके कार्य कर सकूँ, उनके काम कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। ईश्वर ने अगर हमें इस लायक बनाया कि हम समाज में क्षमता रखते हैं किसी का कार्य करने की, तो हमें करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जनता गैराज का क्या मतलब समझे हम? देखिए, क्या होता है जब गाड़ी बिगड़ जाती है तो उसे आप कहाँ लेकर जाते हैं? गैराज में, जहाँ लोगों के बिगड़े हुए काम मैं ठीक करने के प्रयास करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बिगड़े हुए अधिकारी हैं, जो जनता को समझते हैं कि वो उनकी गुलाम है, जहाँ वो ये समझते हैं कि ये आखिरी व्यक्ति, इसकी क्या मदद करनी, देखेंगे। जो अधिकारी एटीट्यूड में रहते हैं, जिन अधिकारियों को लगता है कि हम तो जो हैं सर्वोपरि हो गए हैं, उन बिगड़े हुए अधिकारियों का इलाज जो है वो इस जनता गैराज में होता है। और जिनका इलाज यहाँ एक बार हो जाता है वो दोबारा बिगड़ते नहीं है जल्दी। विधायक जी, जनता गैराज में तो आपने बता दिया कि बिगड़ी हुई गाड़ी ठीक करते हैं आप, फिर ऐसी क्या वजह आ गई कि डॉक्टर निशंक की, हरीश रावत की और त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाड़ी आपने बिगाड़ दी? देखिए, निशंक जी की बात जहाँ तक है 2011 की बात है, और मुझे लगता है दिलीप, वो दौर आपने भी बहुत करीब से मुझे देखा है। मैं कभी सरकारों के आगे झुकता नहीं, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। उस दौर में मुझ पर इनाम भी रखा गया, कुड़की भी हुई, मेरा घर भी तोड़ दिया गया, मेरा लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया, मुझे वांटेड डिक्लेयर किया गया। उत्तराखंड के इतिहास में जब से राज्य की स्थापना हुई है, मैं अकेला पत्रकार ऐसा हूँ जिसके ऊपर राज्य सरकार ने 2500 का इनाम रखा गिरफ्तारी के लिए। उस समय क्या क्या हुआ, सारी बातें मैं अगर बताने लगूंगा तो बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी। हरीश रावत जी का प्रकरण आप जहाँ तक बात करते हैं, आप मुझे बताइए, क्या किसी व्यक्ति को हम राज्य बेचने की अनुमति दे दें? कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मंत्री आएँ, जो कमाना चाहें कमा लें, मैं आंखें बंद कर लूँगा, तुम कर दो, मैं टॉपअप कर दूंगा, तो भाई मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनकी सरकार गिरी, मैं मानता हूँ मेरी वजह से गिरी, और इसके लिए मुझे आज तक दोषी ठहराते हैं
बहुत अक्सर लोग आके मुझे स्टिंगबाज और ब्लैकमेलर का आरोप लगाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हरीश रावत जी को छोड़ दीजिए, इस राज्य के जितने नेता जिनका जो है राजनीतिक करियर मेरे कारण खतरे में पड़ा, वो गंगा जल हाथ में ले लें और गंगा किनारे खड़े होके ये कह दें कि उमेश कुमार ने कभी ब्लैकमेल किया या 1 रुपया मांगा, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं दोषी हूं। और मैं गंगा जल हाथ में लेके कसम खाता हूं कि कभी मैंने इन लोगों से स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद इनसे कभी कुछ मांगा हो या बात की हो। जबान है, रबड़ को हिला देना, चमड़े को हिला देना बड़ा आसान होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको अभी कह दूं कि साहब आपने मुझसे पैसे लिए इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले, कोई क्या कर लेगा आपका या मेरा? कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएंगे। तो पत्रकारिता में बड़ा आसान होता है किसी को ब्लैकमेल कह देना। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के बनने के बाद, आज़ादी के बाद, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कौन पत्रकार ऐसा है जिसके कारण एक रात में एक सरकार गिर गई हो? कौन पत्रकार ऐसा है जिसके कारण 2-2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सीबीआई हो गई हो? कौन पत्रकार ऐसा है जिसके खिलाफ 2-2 राज्यों में राजद्रोह लगा हो? किसी के संघर्ष को 1 मिनट में ब्लैकमेलर कहकर देखिए, उस संघर्ष का फल तो आपको मिला। खानपुर की जनता ने आपको प्यार दिया और आपको अपना विधायक चुना। ये उस संघर्ष का फल नहीं मिला। लेकिन एक मेरा सवाल है, नहीं, ये उस संघर्ष का फल नहीं है, ये खानपुर की जनता का प्यार है। वो तो मुझे जानते भी नहीं थे उमेश कुमार है कौन। आखिरी गांव मेरे चले जाइए जोगावाला, वहां पे पता भी नहीं था उमेश कुमार है कौन। लेकिन इस संघर्ष से तपकर ये लोहा जब निकला तो ये लोहा लाट हो गया। ये किसी दबंग से, किसी बाहुबली से, किसी ताकतवर आदमी से डरता नहीं है। और ये सच्चाई अब तो लोग बाहुबली और दबंग आपको कहने लगे हैं। उमेश जी, एक चीज बताइए, मैं ना तो बाहुबली कहलाना चाहता हूं ना मैं दबंग। मेरा मानना है कि मैं अपनी ताकत को जानता हूं और मैं इंसाफ करना जानता हूं। मैं जानता हूं कि आम आदमी की मदद कैसे करनी है। अगर मुझे चुनकर भेजा है तो मैं अंतिम आदमी की भी मदद करूंगा, चाहे वो मेरे उत्तराखंड के अंतिम गांव माना का हो, नीति का हो, घेस का हो, हिमनी का हो। पहले अगर हम हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में नेताओं को आपसे डर किस बात का लग रहा है? लोगों को डर है कि उमेश कुमार खानपुर से निकलकर हरिद्वार सीट पर ना आ जाए, तो चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों के बीच में एक डर व्याप्त है। देखिए, बात ये डर क्यों पैदा कर रहे हैं आप? मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे अब तक के वहां के रहे हुए सरमाएदार ये बता सकते हैं कि उन्होंने हरिद्वार को दिया क्या है? आप एक काम करिए, आप गिनती की 3 योजनाएं मुझे बता दीजिए उंगली पर गिनकर कि ये 3 योजनाएं हरिद्वार जनपद को दी गई हैं। हरिद्वार जनपद में लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा आती हैं और हरिद्वार जनपद में अगर देखें तो 11 विधानसभा सीट आती हैं। मुझे ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी लोकसभा सीट पर आपने हरिद्वार को दिया क्या? अब बात रही डरने की, तो भाई जो काम नहीं करता वो डरता है। लोगों को मुझसे उम्मीद है, लोग कहते हैं आप सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा कहना है कि चुनाव उमेश कुमार ने पहले भी नहीं लड़ा था और अब भी अगर आगे चुनाव लड़ेगा तो वो जनता लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। और जनता गैराज लड़ेगा, जनता लड़ेगी। हरिद्वार से आगे मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपके पेज पर धीरे धीरे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन एक चीज बदलती जा रही है उस पर। राहुल गांधी के लिए आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, फिर उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर आपने सोनिया गांधी के लिए कहा कि 55 वर्ष से यहाँ इटालिया छोड़कर यहाँ पर हैं, तो भक्त क्यों परेशान है? आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए, आपने आतंक काट दिया है, आप हल्ला मचाए हुए हैं, आप मतलब पूछिए मत आपने क्या जमीन आसमान एक किया हुआ। मुझे ये बताइए, ऋषि सुनक के पिता तंजानिया में पैदा हुए, माँ उनकी तंजानिया में पैदा हुई, पिता उनके केन्या में पैदा हुए, दादा दादी उनके गुजरावाला में पैदा हुए जो पाकिस्तान में है। ऋषि सुनक कभी भारतीय नागरिक नहीं रहे, उनके पास अमेरिका या ब्रिटेन की नागरिकता रही। आप किस बात के लिए, किस बात का गर्व करते हैं? आप कहते हैं वो हिंदू हैं, वो हिंदुस्तानी है। अगर वो हिंदू और हिंदुस्तानी है तो बीफ की ट्रे लेके क्यों घूमते हैं? जो व्यक्ति बीफ अपने हाथ में लेके खड़ा है
वो व्यक्ति कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हमें शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति कहता है कि बीफ का व्यापार बढ़ना चाहिए ब्रिटेन के अंदर, मैं बीफ के व्यापारियों के साथ हूं, आप उस व्यक्ति को कैसे हिंदुस्तानी कह सकते हो? कैसे आप गर्व कर सकते हो उस आदमी के ऊपर? अपने आप को हमें आईने में देखना चाहिए, भेड़ चाल नहीं। कमला हैरिस होगी तो अरे हैरिस 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 हैरिस, ऋषि सुनक हो गए तो ऋषि 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 ऋषि, ये क्या है? अरे अपने यहाँ की बात करो, अपने यहाँ समस्याएं खत्म हो गई हैं क्या? उनको देख लो। समस्याओं पे अगर मैं जाऊं तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं, हालांकि आप कानपुर से विधायक हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से प्रदेश में पैर जमाते जा रहे हैं आप, उसको देखकर लग रहा है कि लोग पसंद करने लगे हैं आपको। ऐसे में क्या माना जाए, मेरा सवाल पूरा हो जाए, ऐसे में क्या माना जाए? भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही उमेश कुमार से डरने की जरूरत है राजनीतिक तौर पर? देखिए बात सुनिए, उमेश को अगर एक व्यक्ति के रूप में देखें तो उमेश कुमार कुछ नहीं है, लेकिन उमेश कुमार को अगर आप एक निर्दलीय विधायक के रूप में देखें तो उमेश कुमार 40,000 वोट से जीत के आया। 40,000 लोग, क्योंकि पार्टी संगठन के सिंबल पर लड़ना एक अलग बात होती है। आपके साथ पार्टी होती है, आपके साथ संगठन होता है, आपके साथ एक विचारधारा होती है, आपका काडर वोट होता है। लेकिन जब आप निर्दलीय जीत के आते हैं तो एक एक वोट 10-10 वोट के बराबर होता है। खानपुर विधानसभा के लोगों का प्रतिनिधि हूं मैं, और खानपुर विधानसभा को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि उन्होंने गलत आदमी चुन के भेजा था। अगर मुझसे डरते हैं, चाहे कांग्रेसी हो भाजपा हो, मैं तो कभी नहीं कहता मुझसे डरो। मेरे पास तो भाजपा के भी बहुत लोग आते हैं काम के लिए, मेरे पास कांग्रेस के भी आते हैं, मेरे पास अन्य दलों के भी आते हैं। मैं किसी के काम को मना नहीं करता। लोग कहते हैं मुझसे ये तो सब उनके समर्थक थे, ये उनके समर्थक हैं, तो भाजपा ही है, कांग्रेसी, से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरा अभिप्राय उत्तराखंड को लेकर है, मैं सिर्फ खानपुर को लेकर नहीं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपने पार्टी बनाई, पार्टी धीरे धीरे पैर फैलाती जा रही है। देखिए पार्टी की अध्यक्षा मेरी पत्नी है, उससे संबंधित निर्णय वो लेती हैं, लेकिन अपनी पत्नी को समर्थन करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उत्तराखंड में तीसरा मोर्चा ना होने के कारण आज दोनों दल अपनी मर्जी की करते हैं। कांग्रेस आएगी तो भाजपा सहलाएगी, भाजपा आएगी तो कांग्रेस सहलाएगी। आप मुझे बताइए, आज तक उत्तराखंड में कोई नेता जेल गया? आज तक उत्तराखंड में कोई भ्रष्टाचारी जेल गया? उत्तराखंड में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए? उत्तराखंड में किसी को सजा मिली? नहीं मिली। किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई होगी, हफ्ते 10 दिन में छूट गया होगा। आप मुझे बताइए, जब तक इस नवोदित राज्य जिसकी स्थापना 22 साल पहले हुई, इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि अपना राज्य होगा, अपने लोग होंगे, अपने अधिकारी होंगे, हमें रोजगार मिलेगा, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, हमें अच्छे अस्पताल मिलेंगे, हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज भी 15 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला। 1,25,00,000 की आबादी वाले राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप उठाकर देख लीजिए इंडेक्स। तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे उसके? आवाज मैं उठा रहा हूं, क्यों नहीं उठा रहा? अरे मुझसे लोग जुड़ रहे हैं। यूके की बात अगर हम करें तो उसमें आपकी आवाज थोड़ा धीमी पड़ती जा रही है। नहीं, यूके में विधानसभा भर्ती की बात करें तब भी आपकी थोड़ी सी मध्यम आवाज है। यूके में मैं अकेला आदमी था जिसने बड़ूनी के खिलाफ मोर्चा खोला था, और मैंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, अगर आपने बड़ूनी नहीं हटाया तो मैं घेराव करूंगा। मेरे घेराव से 2 दिन पहले बड़ूनी हटा दिए गए। मेरी आवाज के चलते यूके में लगातार कार्रवाई। देखिए, मैं किसी के करे हुए का सेहरा अपने सर नहीं बांधना चाहता, ना मैं चाहता हूं। मेरा ये कहना है, मेरा फर्ज था, मैंने आवाज उठाई, कोई एहसान नहीं किया। जिन्होंने आवाज उठाई मैंने उनका समर्थन किया। मैंने यूके के आंदोलन से अपने को अलग क्यों किया? पर अंकिता की आवाज से आपकी आवाज क्यों नहीं मिल रही है? मैंने यूके के आंदोलन से अपने आप को अलग इसलिए किया कि वो राजनीतिक मंच बन गया था। कमजोर नेतृत्व, पर हाकम सिंह जैसे लोगों को ढूंढना आपका फर्ज नहीं है क्या? ढूंढना जेल में है, उनको ढूंढेंगे। हाकम सिंह जैसे मैंने बताया, क्या सिर्फ एक ही हाकम सिंह है इसके बीच में? भाई देखिए, ऐसा है या कोई और नहीं है? अगर एक हाकम सिंह होता तो 22 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। एक हाकम सिंह नहीं है, जितने हाकम सिंह थे सब गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या कोई सफेद पोश नहीं लग रहा है आपको इसके पीछे? सफेद पोश के बिना इतना बड़ा आडंबर हो ही नहीं सकता। उमेश कुमार ढूंढेंगे उस सफेद पोश को? कोशिश में लगे हैं, लेकिन क्या करें, कोई सूत्र मिले तो कहीं से पकड़े। ये तो दाल, वो कहते हैं ना, दाल में काला
वो तो पकड़, लेकिन जब पूरी दाल काली होगी तो किसे किसे मतलब पकड़ोगे? आप ये मानते हैं कि UKSSC में भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे मुझे लगता है, जिनका बेनकाब होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है। और बात रही अंकिता की, तो अंकिता के मामले में जितनी आवाज़ मैंने उठाई, मैंने उनके परिवार की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने की भी उनके पिता से निवेदन किया। मैंने अपनी तरफ से जो आर्थिक सहायता कर सकता था वो भी की, और लगातार मैं अंकिता के मामले पे बना रहा। आप ये बताइए कि किसने अंकिता के मामले में पुलकित के भाई के खिलाफ मोर्चा खोला, और जब मोर्चा खोला तो 1 घंटे में उनके भाई को राज्य मंत्री के पद से हटा दिया गया, उनका जारी हो गया जो उन्हें दर्जाधारी मिला हुआ था। ऐसा नहीं है, हर मुद्दे पर मैं बोला हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक आदमी है, आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि पूरे प्रदेश की बिना किसी सिस्टम के वो आवाज़ उठाए? फिर भी उठाता हूँ, फिर भी जितना कर सकता हूँ करता हूँ, जो मुझसे बनता है वो मैं करता हूँ। देखिए, आपने एक आवाज़ उठाई थी, वो एक अच्छा कदम था जिसके लिए सभी ने सराहना की। आपके विरोधियों ने भी इसके बारे में अच्छा बोला जब आपने 50,000 रुपये देने की बात अंकिता के परिवार को की, उसका घर बनाने के लिए की। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ मध्यम नजर आई, क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करें अंकिता के माता पिता की, तो उसके माता पिता अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं कि उसकी CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच के लिए तो मैं भी शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन आप ये बताइए ना, आप देखिए, समझिए, मैं सरकार नहीं, आपकी एक चिट्ठी से हम फेसबुक में एक चिट्ठी देखते हैं, मैंने लिखी CBI के लिए। नहीं, मेरा सवाल खत्म हो जाए। हम एक चिट्ठी फेसबुक पे देखते हैं कि उमेश कुमार खानपुर के विधायक एक चिट्ठी लिखते हैं, वो फेसबुक पे नजर आती है, और उसके 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद उस पर आदेश हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक चिट्ठी उमेश कुमार अंकिता के लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं? CBI के लिए लिख चुका हूँ, किसने कहा आपको नहीं लिखा? मैं पर उसमें अभी तो कोई, भाई देखिए, ऐसा है, CBI के आदेश करना राज्य सरकार के हाथ में बड़ा निर्णय है, और अपनी जांच एजेंसियों से जांच को निकालकर CBI को देना राज्य सरकार के लिए ही संभव है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं जितनी आवाज़, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि अंकिता के मामले में राज्य सरकार को CBI पहले दिन दे देनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश से हमें समझ लेनी चाहिए। कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी घटना घटित होते ही उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत CBI की जांच के आदेश कर देती है और अपना लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे अधिकारियों के चलते इस राज्य में अस्थिरता का माहौल बना रहता है, क्योंकि वो सही राह नहीं दिखाते सरकार को। और आप ये देखिए कि मैं बड़ा कड़वा शब्द है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, हमारे कुछ अधिकारी पहाड़ विरोधी हैं। वो पहाड़ को पसंद ही नहीं करते, पहाड़ के लिए काम ही नहीं करना चाहते, वो पहाड़ी को पसंद नहीं करते। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बड़ी बात कैमरे पे बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक काम करिए, आप उमेश कुमार की इस बात का वीडियो काटकर सोशल मीडिया पर डालिए और पूछिए आप पहाड़ के लोगों से, क्या वो पहाड़ के अधिकारियों से खुश हैं? क्या उन लोगों को DM SSP के कार्यालय के बाहर घंटों खड़े होकर न्याय मांगना नहीं पड़ता? क्या उन लोगों को गांव के प्रधान, उप प्रधान और दबंग परेशान करते तो पुलिस उनकी तत्काल सुन लेती है? नहीं सुनती। अंकिता का जो प्रकरण है वो भी इसी लचर रवैये का नतीजा है। समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। आप गरीब को जब तक उसकी चप्पल ना घिस जाए, उसे आप कार्यालय से इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। एक फर्द लेने के लिए किसान तहसील के धक्के खाता है, उसको पैसे देके मिलती है वो फर्द भी। कैमरे पे बोल रहा हूं, पता कर लेना, सर्वे करा लेना, पता लग जाएगा। 200 500 जैसा मौका लगे वैसा। पर जनता ने चुन तो दिया एक युवा नेता, अब आप क्यों नहीं हाथ बढ़ाएंगे उनके लिए? आप देखिए, मैं सरकार की जहां जरूरत होती है मदद करता हूं, लेकिन मैं सरकार के गलत निर्णय में शामिल नहीं हो सकता। देखिए, मैं एक चीज बोलूं, मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे कि आम खाते हैं या नहीं खाते हैं, सोते कितने बजे हैं, उठते कितने बजे हैं। मैं चाहता भी नहीं कि आप मुझसे पूछें। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं आपसे। जब भी आपने सरकार की बात की है, जैसे ही उमेश कुमार थोड़ा खड़े हो रहे हैं, सरकार डरने लग जाती है। क्यों दिखा रहे डर? आप एक बात बताइए मुझे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आपका इतिहास जो होता है वो आपके साथ चलता है। तो उमेश कुमार ने आज तक इतिहास में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनका नतीजा लोगों ने देखा है। उमेश कुमार सरकार से लड़ा,
और मुझे लगता है कि जितने भी मुख्यमंत्री मुझसे लड़े उन्हें आज अपने राजनीतिक अस्तित्व का भी खतरा पैदा हो गया है। मुझे कोई गर्व नहीं है, कोई घमंड नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। इस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने मुझे नेस्तनाबूद करने, मुझे ख़त्म करने की कस्में खाकर मेरे खिलाफ सरकार छोड़ी है। और जितनी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई, अगर कोई आम आदमी या कोई और दूसरा होता तो आत्महत्या कर लेता। पर आप भी तो डरा रहे हैं ना। लेकिन मैं डरा नहीं रहा, मेरा अतीत ऐसा है। उनको पता है कि इससे लड़ने का नतीजा क्या होगा, वो जानते हैं। उनको मालूम है कि ये सिरफिरा आदमी है, इसको छेड़ने का मतलब इसके साथ झगड़ा मोल लेना है। तो मैं यही कहता हूं, मुझसे झगड़ा मोल लेने से बचिए। अभी की सरकार सुरक्षित है? आप देखिए, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यूके SSS में STF की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं। अंकिता वाले प्रकरण में मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि इस मामले में CBI जांच देनी चाहिए थी। हमारे प्रधानमंत्री इस राज्य में आए, जिस दिन वो आए थे उस दिन वो भी कह सकते थे इसके संबंध में, क्योंकि इतना बड़ा मामला था, पूरे देश में गूंजा। मैं थोड़ा सा वहाँ दुखी हूँ। बाकी मुझे लगता है अब जैसे कई हमारे कई ऐसे पर्व आते हैं, उन पे राज्य सरकार जो है वो छुट्टी की घोषणा कर देती है, होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से आयोग के पूर्व अध्यक्षों को जेल भेजा गया, सचिवों को भेजा गया, इसके लिए भी दम चाहिए। मैं इस बात से अभी तक संतुष्ट हूं कि उनकी कार्यशैली ठीक है, लेकिन कार्यशैली मुख्यमंत्री अकेला नहीं होता, पूरी सरकार होती है। आसपास का सिस्टम ठीक रहना चाहिए, अधिकारी ठीक रहने चाहिए, सरकार ठीक चलती है। मेरा अभी के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है, उसके बाद मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अधिकारियों के बारे में आपने खुलकर बताया, क्या ऐसे कुछ मंत्री या विधायक भी हैं जो पर्दे के पीछे से कुछ और सामने कुछ और हो? क्योंकि अब आप उन्हीं के बीच का हिस्सा हैं। आपसे कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार आज भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे मालूम है कौन क्या कर रहा है, और समय आने पर जब मेरे पास पूरे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं इनकी भी पोल खोलूंगा। बहुत सारे मंत्री भी हैं ऐसे जिनको थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मतलब रिपेयर वाली कंडीशन में नहीं, उनको मेंटेनेंस चाहिए। गाड़ी को कभी कभी गाड़ी अच्छी चलती रहती है, लेकिन जब उसका माइलेज पूरा हो जाता है किलोमीटर्स, तो एक सर्टेन किलोमीटर पे उनका इंजन ऑयल ग्रीसिंग होने की ज़रूरत होती है। तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या तो धामी जी करें या हम करेंगे। मतलब जनता गैराज से एक इंजीनियर जाएंगे वहाँ पर और वो खुद वहाँ जाकर उनकी गाड़ियों हम तो टेक्निकल हेड है ना जनता गैराज के, हम स्वयं करेंगे, आप चिंता मत करिए। जल्दी कुछ देखने को मिलेगा अगर नहीं सुधार हुआ, क्योंकि इसके संबंध में मैंने सूचना दे भी दी है, और अगर नहीं होगा तो फिर हम इलाज करेंगे। मैं आपके पेज को फॉलो भी कर रहा हूँ, पेज को देख रहा हूँ लगातार। उसमें कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा उमेश कुमार जैसा होना चाहिए। क्या लग रहा है भविष्य आने वाला क्या कहता है? ये लोगों का भाव है, उनका प्यार है। देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से समर्थन नहीं मिलता। आप भी जानते हैं, बहुत सारे मंत्रियों के भी पेज हैं, बहुत सारे पत्रकारों के भी, अधिकारियों के, आपको सब पता है। अगर मेरे पेज पर जहाँ 1 घंटे में आपको पता है किस तरीके से वो पेज पर प्यार मिलता है, ये लोग मुझसे सहमत हैं, लोग मेरी कार्यप्रणाली से सहमत हैं, और ये प्यार पाने के लिए बड़ा लंबा समय लगा है, बड़ा अरसा लगा है। तो आज आधा डर तो सरकारों को ये रहता है कि पता नहीं कब क्या लिख देंगे और ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसा काम ना करेंगे, मुझे कुछ पता नहीं कब क्या दिखा देंगे। अब दिखाने वाला तो देखिए क्या पत्रकार वाला दौर चला गया, लेकिन हमने हथियार रखे हैं, चलाने हम भूले नहीं हैं। तो अगर जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी वहां फिर हमारे जो हथियार हैं वो चलेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। DSR अनकट में मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उमेश कुमार, मेरे ख्याल से शायद पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जिसमें खुलकर खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने साफ तौर पर बिल्कुल बात की है। कभी पत्रकार रहे, फिर उसके बाद ब्लैकमेलर का तमगा मिला, फिर अपने आप को राजद्रोही पत्रकार घोषित किया। अब खानपुर की जनता के दिलों में रहते हैं और धीरे धीरे उत्तराखंड में अपने पैर जमा रहे हैं, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए तेजी से बढ़ते चला जा रहे हैं। उमेश कुमार हमारे साथ, जिनसे हमने बात की। आगे के ऐसे ही किसी खास शख्सियत से हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतजार। लेकिन इंतजार से पहले एक बात और, उमेश कुमार ने अपनी आखिरी बात जो की है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है, उन्होंने हथियार अभी रखे हैं, चलाने भूले नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।